जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, और ये मैं बहुत दिन बाद आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इसको शेयर कर दें, जिससे कि हमारे साथी जुड़ सके। एक समस्या है थोड़ी सी, उस पर आपसे बात करनी है। भारतीय राजनीति कितनी कठोर इसका चेहरा है, उस पर आपसे थोड़ी सी बात करनी है। तो पहली बात तो मैं भी सभी संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं, याद करता हूं। मैं ठहरा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, किसी धन्ना सेठ का बेटा तो हूं नहीं सर। तो बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ी उस तरह की पहचान नहीं है। जो कुछ बनाई है वो महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, भीम आर्मी के साथियों की मेहनत से बनाई है। और आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से पहचान बनी। अच्छी बात यह है कि इस पहचान की वजह से, आंदोलन की वजह से, विचार की वजह से, संघर्ष की वजह से आज देश भर में लोग और दुनिया में भी लोग जानते हैं, काफी बड़े पैमाने पे पहचानते भी। लेकिन समस्या ये है मेरे भाइयों कि अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं, अपना दल चला रहे हैं, और दल का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार में इलेक्शन लड़ रही है, और इलेक्शन लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। हालांकि कई सारे लोग जो हैं, जो विरोधी हैं, हमारे दल के विरोध में रहते हैं, वो तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की इधर उधर की बातें हमारे दल पे करते हैं। मैं उनकी बहुत परवाह नहीं करता। परवाह करनी भी क्यों चाहिए? एक जीवन मिला है, एक आप पे अवसर है, उसको बड़ी जितना कुछ कर सकते हो करो, जो भी बेटर आप कर सकते हो। भाई बाबा साहब ने तो कह दिया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको जनता ताकत देगी, जिसके साथ खड़े होगी, वही नेता बनेगा। जनता जिसको वोट देगी वही एमपी एमएलए बनेगा। जिनके बाद ज्यादा एमएलए जिनके जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी, इनके लोकसभा के सदस्य जिनके ज्यादा जीतेंगे उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो मैं आज की घटना आपको बताता हूं, और इसके बारे में फिर आप लोग आकलन कर लेना कि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो किन परिस्थितियों का सामना। मैंने अपने एक साथी से भी शेयर किए, और आपसे, क्योंकि भाई है मेरा, तो लेकिन आपसे भी शेयर करना मेरा जरूरी है कि आपसे भी मैं शेयर करूं। आज मेरी सहरसा में सभा थी। सहरसा एक विधानसभा है, और नजीर साहब वहां से प्रत्याशी। मैं सुबह चला दिल्ली से, और मेरी फ्लाइट थी 12 बजे, 12:30 बजे उसको आना था, और लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे उसको यहां पहुंचना था। फिर मुझे 3 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचना था, 2.5 पौने 3 घंटे में, उस सभा को संबोधित करने के लिए, जिसकी परमिशन हमारे पास थी। सुबह 10:05 पे मेरे फोन पे मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। ये खबर आई तो दिमाग में बड़ी चिंता हुई कि जिस कार्यकर्ता ने या जिस प्रत्याशी ने आज अपने मेहनत की खूब कमाई लगाई होगी, पैसा लगाया होगा कि भाई चुनाव है और लोगों को लेके आना है, चुनावी सभा करानी है, और टेंट वेंट लगाया होगा, परमिशन ली होगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की होंगी, कुर्सी की, तमाम चीजों की। अब भाई उसका क्या होगा? तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी फ्लाइट कराने की सोची। जैसे मैंने फ्लाइट कराने की सोची, प्रयास किया, तभी खबर आई कि भाई फ्लाइट, मैंने पता करा एयरपोर्ट तो पता लगा फ्लाइट टाइम पे है। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। तो हम लोग घर से निकल गए, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट 1.5 घंटा डिले। अब आप एविएशन उसको देखोगे, डिपार्टमेंट को, फ्लाइट के उसको करोगे, तो 2-2.5 घंटे से पहले फ्लाइट मतलब फुल वगैरह हो जाती है, और उसकी जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद शायद 2-3 घंटे पहले वो काउंटर उनके बंद हो जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये हुआ भाई कि अब करे क्या? 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे। 1:30 बजे का समय था फ्लाइट चलेगी, वो फ्लाइट 1:30 की बजाय 2 बजे चली। 2 बजे के बाद जो फ्लाइट 4 बजे, उसको 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन दूसरा ट्रैफिक था। ट्रैफिक का मतलब जब प्लेन चलता है उसको ट्रैफिक कहते हैं कि और भी प्लेन ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसको उतरना था जहां दरभंगा एयरपोर्ट पे, वहां ऑलरेडी एक और फ्लाइट टाइम वो कर रही थी, क्योंकि ये टाइम चेंज हुआ था तो उसको
जगह मिलनी थी, तो वो आधा घंटा और लेट हुआ। हम लगभग 4 बजे उतरे और 4 बजे के लगभग उतर के बाहर आके 15 मिनट वॉशरूम वगैरह करके हम लोग निकले। अब सभा स्थल है, क्योंकि सड़क है, 150 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। वैसे तो हम पे विरोधियों का कहना है कि बहुत सरकार की बड़ी कृपा है, लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने यहाँ दिया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने दिया एप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है यार, नहीं देते उनकी मर्जी है भाई। अब अपना जीवन तो एक बार जानते एक दिन जानी है, तो उसकी काहे की ज्यादा परवाह करनी। तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं। अब क्या है कि हम लोग निकले तो जाम और तमाम तरह की चीजें, और टोल टैक्स पे भी इस तरह की समस्या आती है। लेकिन बेसिक समझाने का कारण ये है कि सोचो हम लोग निकले हैं और परमिशन का एक टाइमिंग है, इस समय से इस समय तक परमिशन होगी, और फिर लोग दूर से आते हैं जाते भी है, सर्दी का समय और बारिश का मौसम है। जब आप पे उस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो 3 घंटे का समय 4 घंटे का हो जाता है। क्योंकि कहीं अगर कोई, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो सारे प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसी की रैली या कहीं किसी का रोड शो या कहीं किसी मीटिंग से अगर आप गुजरते हुए सड़क पे, और क्योंकि काफिले चलते हैं, अगर कहीं आप उसमें फंस गए तो फिर आपका सफर कई घंटे फालतू का हो सकता है। अब वो उस कार्यकर्ता के बारे में सोचो जो चुनावी रैली करा रहा है, उसका क्या होगा। ज्यादा लेट पहुंचे लोग चले गए तो लोगों में नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि जिस नेता को देखने आए थे वो आया नहीं है, तब तक पहुंचा नहीं था, तो उसका नुकसान भी हो सकता है आर्थिक, उसका पूरा चुनाव भी खराब हो सकता है। अब हम जब निकले तो 2-2.5 घंटे का सफर करके फिर पता लगा कि पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अब आप सभा नहीं कर सकते हो, परमिशन का समय ज्यादा हो गया। तो फोन पे ही समझाना पड़ा लोगों को, और फिर अब वहां से वापस हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए जाने से पहले रुक गए, मतलब जहां में दूसरी जगह जाना है। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा है, मेरे ऊपर कृपा तो है, लेकिन वो कमजोर हक वंचित समाज की, मेरे समाज की, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज की, मेरी माओ बहनों की, मेरे बड़े बुजुर्गों के अभिभावकों की, और हमारे महापुरुषों की तो है। इस बात को तो मैं मानता, वरना तो जिंदा कैसे रहता। अब इस कृपा वाले व्यक्ति के बारे में आप इतना जानिए कि जब मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से कहूंगा कि यार चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि सब जगह आप देखना कि दूसरी पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो भाई आप लोग किसी बड़े साधन की व्यवस्था कर लो कि एक दिन में 2-3 सभा हो जाए। कहां दौड़ा जा सकता है, 250-250 किलोमीटर का, सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग विरोधी आरोप लगाते हैं वो कहेंगे देखे जनशेखर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोग मिलकर हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, जहां रुक के मैं लाइव कर रहा हूं, बिहार का जो के हालात हैं, आपने खुद देखा होगा कि बिहार में किस तरह गोली और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और मैं वो शख्स हूं जिसके ऊपर गोली ऑलरेडी चली। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई यहां मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सुरक्षा काम होता है सरकार का, और इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो यहाँ की वो होती है एजेंसियां, वो इस काम को करती हैं। तो केंद्र की सरकार को ये लगता है, जबकि ये हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूं, कि उनका मानना है, उन्होंने मुझे Y+ सुरक्षा भी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश में और वो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र की हमारी सरकार को लगता है और एजेंसी को कि दिल्ली में या बिहार में या देश के और राज्यों में मुझे खतरा नहीं। ये उनकी सोच है, इसलिए उन्होंने और कहीं मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई नहीं। तो मैं सोचता हूं एक आदमी को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तमाम तरह की परेशानियों से, मानसिक, फिजिकली भी और परेशानियां हो जाती है, और उनके बाद एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी रैली नहीं हो पाती।
आप सोचिए जो लोग आए हैं और इंतजार 3-4 घंटे 5 घंटे को इंतजार करे और जब वो वापस लौटता है तो उसके मन में कैसी बीतती, क्या वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर घर जाता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यार राजनीति बिना साधन के बहुत मुश्किल काम है, और जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूं वो आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मेरे जितना काम करना वो बहुत कठिन है। मेरी तरह जान को दांव पे लगाना वो बहुत कठिन है। जिस तरह के हालात हैं, जहां ये नहीं पता कि कहां से गोली आएगी और कौन वैचारिक विरोध में सरफिरा आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर देगा, वहां मैं सिंगल गाड़ी से जाके प्रचार के लिए निकलता हूं अपने 4-5 साथियों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे चाहने वाले कम है, लेकिन समस्या ये है कि अगर उन चाहने वालों को पता लग जाए कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं तो मुझे जहां मुझे पहुंचना है 2 घंटे लगेंगे, वो मुझे 4 घंटे में जान देंगे। मैं उनके प्यार को जानता हूं, और ये बिहार में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, ये उत्तराखंड में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह मिलता है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है, ये झारखंड में मिलता है। इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि प्यार करने वाले लोग कम है, लेकिन साधन उनके पास कम है, इस बात को मैं जानता हूं। उन पे अपनी गाड़ियां नहीं है 4 पहियों की, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। अगर मैं एक आवाज लगा दूंगा चिंगाड़ के